अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये एमसीक्यू कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म और उनकी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जस्ट बेसिक एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 1 देखें। द सैकराइड यूज्ड बाय स्पर्मेटोजोआ फॉर देयर एनर्जी नीड्स इज़। तो फ्रुक्टोज जो होती है, स्पर्म्स जो स्पर्मेटोजोआज होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, वो अपनी एनर्जी के लिए एज यू नो कि वो मूवेबल होते हैं, मूवमेंट करनी होती है उन्होंने। एग मूव नहीं करता, स्पर्म मूव करता है, तो उन्हें जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी सोर्स फ्रुक्टोज होता है। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 2 देखें। 10 to 15 परसेंट एनर्जी शुड कम फ्रॉम। तो 10 to 15% एनर्जी कहाँ से आनी चाहिए हमारी बॉडी की? विटामिन से, लिपिड से, कार्ब से या प्रोटीन से? तो प्रोटीन से आनी चाहिए। तो अब आप कहेंगे लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से कितनी आनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट से 60 to 70% आनी चाहिए। मतलब अगर आपको ऐसे एमसीक्यू पूछा जाता है डैश एनर्जी शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, तो फिर आप बताएंगे कि 60 to 70%। ऐसे ही लिपिड्स का पूछा जाए तो 20 to 35% लिपिड्स या फैट से आती है। ठीक है। और जो इसी एमसीक्यू को हम इस तरह से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपको अगर पूछा जाए कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, 1 ग्राम लिपिड लेते हैं, तो कितने किलो कैलोरीज एनर्जी आती है? आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन्स लेते हैं तो हमारे पास 4.2 किलो कैलोरीज एनर्जी आती है। अगर हम 1 ग्राम लिपिड्स लेते हैं तो 9.1 किलो कैलोरीज एनर्जी आती है। अगर हम 1 ग्राम कार्ब्स लेते हैं तो 4.6 किलो कैलोरीज एनर्जी आती है। ठीक है। इसे किलो जाउल में भी कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है, तो आपको वो कन्वर्जन भी आनी चाहिए। उसके अलावा इसी एमसीक्यू को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पर डे में कितने ग्राम आती है। मतलब पर डे में प्रोटीन से कितने ग्राम, कार्ब से कितने ग्राम, लिपिड से कितने ग्राम, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन्स होती हैं उनसे 100 ग्राम, लिपिड से 50 ग्राम आती है और कार्बोहाइड्रेट से 600 ग्राम। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 3 देखें। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। यहाँ पर सिंथेसिस नहीं है, ये एमसीक्यू बेसिकली पूछा गया बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर्स इन। तो बीटा ऑक्सीडेशन जब भी पूछा जाए आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फैटी एसिड की सिंथेसिस कहाँ पर हो रही है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो भी पूछा जाए, कंफ्यूज नहीं होना, आपने साइटोसोल को फ़ौरन चूज़ कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यू नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन फैटी एसिड सिंथेसिस। तो मेलोनाइल कोएंजाइम में जो होता है वो इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए। अगर आपको यहीं पर एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि इनिशिएटर कौन है, मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा किससे स्टार्ट होगा, तो आपका आंसर एसिटाइल कोएंजाइम में होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो हमारा रिएक्शन नहीं प्रोसीड हो सकता। और इवन के जो ये एमसीक्यू पूछा गया इंटरमीडिएट का कि मेलोनाइल कोएंजाइम में होता है, तो अगर एसिटाइल कोएंजाइम नहीं होगा मेलोनाइल कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए ही 2 कार्बन कंपाउंड होता है जिससे मेलोनाइल 3 कार्बन कंपाउंड वजूद में आता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए की हम कार्बोक्सिलेशन करते हैं, उसमें कुछ कोएंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, मतलब कि उनकी मौजूदगी भी होती है, फिर वो कार्बोक्सिलेशन डन होती है और फिर 2 कार्बन से 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्जन होती है। ठीक है। और एंजाइम की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़रूरी होती है, तो आपने एंजाइम का नाम भी याद रखना है। एसिटाइल कोएंजाइम है कार्बोक्सिलेज इसमें इन्वॉल्व होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए की कन्वर्जन कराने के लिए मेलोनाइल कोएंजाइम ए में, और जो प्रोटीन और जो रिएक्शन कैटालाइज कर रहे होते हैं वो क्या कोएंजाइम्स होते हैं, कौन से होते हैं? आप अगर बेसिकली याद रखना चाहें तो आप ABC से याद रख लें। ए मतलब ATP, बी मतलब बायोटीन, सी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया कि कौन सा इंटरमीडिएट होता है फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए। तो स्टेजेस 3 याद रखनी है आपने कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का होना, फैटी मेलोनाइल कोएंजाइम ए का होना और फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स होता है पता है आपको कि एक तरफ 7 एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरी तरफ ACP होती है, एसाइल कैरियर प्रोटीन। ठीक है, वो एक अलग बात है, वो तो टॉपिक ही स्टार्ट हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 5 देखें। इट इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिनेज दैट टेक्स पार्ट्स इन सिंथेसिस ऑफ मेलानिन फ्रॉम टायरोसिन। जी, तो आपको पता होना चाहिए कि मेलानिन टायरोसिन से बनती है।
टायरोसिन और भी बहुत सी चीज़ें बनाती है, एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, डोपा भी टायरोसिन से बनता है, इवन थायरॉक्सिन टायरोसिन बना सकती है। ठीक है, तो मेलानिन जो होती है वो टायरोसिन बनाती है। तो अब टायरोसिन बना रही है मेलानिन, और एंजाइम कौन सा है? टायरोसिनेज। तो एमसीक्यू अगेन स्टेटमेंट देखें, कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिनेज। अगर तो टायरोसिनेज नहीं होगा तो टायरोसिन से मेलानिन भी नहीं बनेगा, और अगर मेलानिन नहीं बन रहा तो ऑफ कोर्स आपको कौन सी डिजीज़ को फेस करना पड़ेगा? पेशेंट को एल्बिनिज़म। जब मेलानिन नहीं सेक्रीट होगी तो फिर ऑफ कोर्स बॉडी पे पैचेस आ जाएंगे। मेलानिन एक पिगमेंट है जिसका आपकी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना, सेक्रीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो स्किन होगी, जिन पोर्शंस में इस पिगमेंट की लेकनेस होगी वो वाइट हो जाएंगे, पिंकिश हो जाएंगे इस तरह से, जिससे आप फुलबेरी भी कह सकते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। जी, एल कैप्टोन्यूरिया क्या होता है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, मार्पल सिरप डिजीज़। आपको इन सब का भी पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि एमसीक्यू यही पूछा जाए, तो इसलिए आपको बाकी ऑप्शंस भी क्लियर होने चाहिए। एल कैप्टोन्यूरिया क्या होता है? बेसिकली जो टायरोसिन डिग्रेडेशन के लिए एंजाइम मौजूद होता है वो मौजूद नहीं होता इसमें। ठीक है, तो टायरोसिन की डिग्रेडेशन नहीं हो पाती। कौन सा एंजाइम होता है? होमोजेनिस्टेज 1,2 डीऑक्सीजनेज होता है। या सिंपल बस याद रख लें कि इसमें यूरन ब्लैक टर्न हो जाता है, मतलब यूरन डार्किश कलर में आ जाता है, डार्किश पिगमेंट बन जाता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है? फिनाइल कीटोन्यूरिया में आपके पास क्या होना होता है? एक एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जानी होती है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। और ये कौन सा रिएक्शन करता है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बेसिकली फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। तो जब वो एंजाइम नहीं मौजूद होता तो वो कन्वर्जन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फिनाइल कीटोन्यूरिया हो जाता है। मैपल सिरप सिंड्रोम या डिजीज़ क्या होती है? इसमें बेसिकली आपने याद रखना है कि इसमें ब्रांच चेन अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है। बेसिकली ना ये सारी डिजीज़ हैं जो एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही हैं। ठीक है, MCQ नंबर 6 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन आपको पता है एक ट्राईपेप्टाइड है, 3 अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है ग्लूटाथायोन। और इसमें बेसिकली 3 अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, आपको MCQ में पूछा जा सकता है। तो इसमें बेसिकली ग्लूटामिक एसिड होता है, सिस्टाइन होती है और ग्लाइसिन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ग्लाइसिन है, ग्लूटामीन है, लेकिन ग्लूटामिक एसिड होता तो ज़्यादा बेटर होता। अब ग्लाइसिन ऑप्शन है तो हम वो चूज़ कर लेंगे। ग्लूटाथायोन, फिर ये भी पूछा जा सकता है आपसे ग्लूटाथायोन का फंक्शन क्या होता है? मतलब ये एक ट्राईपेप्टाइड है, आपने इसकी कॉम्पोजिशन तो बता दी, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शंस इसके मल्टी फंक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ट्राईपेप्टाइड्स में। इसका जो बेसिक फंक्शन आप याद रख लें कि आरबीसीज को ऑक्सीडेटिव डैमेजेस से बचाता है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्रिएटिन का भी पूछा जाता है। क्रिएटिन का क्या वो होता है, स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन होती है? जैसे आपने इसकी याद रखी है, आपने क्रिएटिन की भी याद रखनी है। ग्लाइसिन तो दोनों में कॉमन होता है, क्रिएटिन में इसके अलावा ग्लाइसिन के अलावा मैथ्योनिन और आर्जिनिन आ जाती है। MCQ नंबर 7 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो आपने अगर ग्लाइकोलिसिस अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो आपको ये MCQ फ़ौरन से डील करने में। जी, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो होता है ये ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है। बाकी यहाँ पर कोई भी ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम नहीं है, सारे ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम है। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज कहाँ पर आता है? जब हम 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना रहे होते हैं, तो उससे पहले जो स्टेप होता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि 1,3-bis ग्लिसरिक एसिड से जब हम 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की तरफ मूव करते हैं, जब ATP भी बनती है, यानी कि सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन होती है उस स्टेप में। आपको पता है सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन हर जगह तो नहीं होती, लिमिटेड से स्टेप्स में होती है। तो ATP जहाँ पर बन रही होती है, ये याद रख लें, वहाँ पर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज इन्वॉल्व होता है, और इसी से मिलता जुलता एंजाइम नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। विच ऑफ द MCQ नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रिशनली एसेंशियल फैटी एसिड। तो न्यूट्रिशनली एसेंशियल फैटी एसिड्स हम किन फैटी एसिड्स को कहते हैं? जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिशनली एसेंशियल फैटी एसिड भी कह सकते हैं।
जी, तो अब आपको पता होना चाहिए पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं। फिर आपके माइंड में आएगा मोनो अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, फिर आपके माइंड में आएगा अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपके पास आ जाते हैं वो एसिड्स जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, लाइक एज एसिटिक एसिड 2 कार्बन कंटेनिंग, ब्यूटायरिक एसिड 4 कार्बन वाला, और कैप्रोइक एसिड में भी इसी तरह 6 होते हैं, पाल्मिटिक एसिड में 16, स्टेरिक एसिड में 18, एराकिडिक एसिड में 20, लिग्नोसैरिक एसिड में 24। बस आप अगर ये 7 भी याद रख लेते हैं, 6 से 7 सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो मोर देन इनफ है। और अब आते हैं हम अनसैचुरेटेड की तरफ। तो अनसैचुरेटेड की लिस्ट में हमारे पास टॉप ऑफ द लिस्ट पाल्मिटोलिक एसिड होता है, ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे पॉली अनसैचुरेटेड, सिर्फ असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, असेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है, तो पॉली और मोनो कौन से होते हैं? मोनो अनसैचुरेटेड जिनमें सिंगल टाइम डबल बॉन्ड आए, मतलब सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो, तो वो सिर्फ ऑलिक एसिड है। तो फिर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा होगा तो वो पॉली अनसैचुरेटेड, कॉमन सेंस है ना। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमारे पास आ जाते हैं लिनोलिक एसिड जिसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, लिनोलिनिक एसिड जिसमें 3 डबल बॉन्ड, और एराकिडोनिक एसिड जिनमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं। जी, तो अब यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? लिनोलिक एसिड जिसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं। कितने कार्बन कंटेनिंग? 18 कार्बन कंटेनिंग। आपने याद रखना है ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड तीनों अनसैचुरेटेड हैं और तीनों में ही 18 कार्बन होते हैं। बस फ़र्क क्या होता है? ऑलिक एसिड में 1 डबल बॉन्ड, लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड, लिनोलिनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड, और एराकिडोनिक में 4 होते हैं। वैसे वो 20 कार्बन कंटेनिंग होता है। MCQ नंबर 9, ऑन एन एवरेज नॉर्मल प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल इज़ अबाउट। तो आप कह सकते हैं 150 to 200, समटाइम्स 200 से 220 250 भी कह सकते हैं आप। डिफरेंट बुक्स में वैल्यूज़ वेरी करती हैं और बॉडी का तकरीबन इतनी ही रेंज होती है 200 की रेंज में। अगर आपको MCQ पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज कितना करती है पर डे में कोलेस्ट्रॉल, तब आंसर क्या होना चाहिए? 3 ग्राम होना चाहिए आपका आंसर पर डे का पूछा जाए। और एवरेज ब्लड के अंदर पूछा जाए कि प्लाज्मा के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है, तो आंसर उस वक्त चेंज हो जाएगा, 200 राउंड अबाउट चला जाएगा। ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो यूनिट्स का थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने। 25 years old person has sphingomyelin accumulation in brain, liver, spleen due to deficiency of enzyme sphingomyelinase, and he is progressing towards mental deterioration. He is actually patient of नीमेनपिक डिजीज़ में एक्चुअली आपके पास क्या होता है? स्फिंगोमाइलिन की एक्यूमुलेशन हो जाती है। क्यों हो रही है स्फिंगोमाइलिन एक्यूमुलेट? आपके माइंड में आएगा क्योंकि उसको ब्रेक करने वाला एंजाइम डेफिशिएंट हो चुका है। उसको ब्रेक करने वाला कौन सा एंजाइम होता है? स्फिंगोमाइलिनेज जो होता है स्फिंगोमाइलिन को ब्रेक करता है। स्फिंगोमाइलिन क्या होती है? जितने भी स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनको बनाने के लिए ज़रूरी होती है। स्फिंगोमाइलिन की कॉम्पोजिशन पूछी जाए आपसे तो सेरामाइड आते हैं और कोई कॉलाइन आ जाती है, फॉस्फोटिडिकॉलिन, एथेनोलामाइन, इस तरह से कोई बेस आ जाती है तो स्फिंगोमाइलिन बनती है। बेसिकली MCQ एक्यूमुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्फिंगोमाइलिन की जब ब्रेन में एक्यूमुलेशन होती है, ज़रूरी नहीं है ब्रेन में, स्प्लीन में हो सकती है, लिवर में हो सकती है, तो उससे इंसान जो होता है, पेशेंट जो होता है, वो मेंटली डिटेरियोरेट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब वो उसका दिमागी तवाज़न नहीं ठीक रहता, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका वो मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ जाता है। तो ये नीमेनपिक डिजीज़ होती है। बाकी डिजीज़ इंशाल्लाह प्रॉपर लेक्चर में डिस्कशन होगी इनकी। 1 एसिटोएसिटेट प्रोड्यूसेस एसिटाइल कोएंजाइम है, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं। MCQ नंबर 12, न्यूरोट्रांसमीटर 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन जिसको हम सेरोटोनिन भी कहते हैं, इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। तो ट्रिप्टोफेन से आप बना सकते हैं सेरोटोनिन, इसी का नाम 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन होता है। उसके अलावा ट्रिप्टोफेन का आपने एक फंक्शन या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है से कि 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफेन से हम 1 मिलीग्राम नायासिन यानी कि विटामिन B3 बना सकते हैं। MCQ नंबर 13, इट इज़ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस, पायरोवेट, लैक्टेट, अल्फा कीटो एसिड्स और ग्लिसरॉल। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। न्यू ग्लूकोज की फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। कोई कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं यूज़ करना आपने, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स यूज़ करना है। ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट में पायरोवेट हो सकता है, लैक्टेट, अल्फा कीटो एसिड, कुछ भी हो सकता है।
ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन, ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोल मतलब कि ग्लूकोज की लिसिस ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन, ठीक है, ऐसा कर सकता है। विच प्रोटीन हैज़ रेशो लेस देन 10? तो एल्ब्यूमिन जो होती है इसकी रेशो लेस देन 10 होती है। विच पाथवे जनरेट्स मोस्ट नंबर ऑफ ATPs? जी स्टूडेंट्स, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। अगर आपने मेटाबॉलिज्म्स अच्छे से किए होंगे तो ये आपको 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। जी, क्रैब्स साइकिल जो होता है इसमें ऑलमोस्ट 12 ATPs प्रोबेबली बनते हैं। और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसके दूसरा नाम हमारे पास होता है HMP शंट फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे या डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे। इसमें बेसिकली हम ATP सिंथेसिस की बात नहीं करते। ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP बनते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल वही हो गया क्रैब साइकिल। और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में 130 राउंड अबाउट। तो सबसे ज़्यादा तो आपके पास प्रोबेबली इसी में बन रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज़ 2 कार्बोक्सिल ग्रुप? जी देखें, जो अमाइनो एसिड एसिडिक होते हैं उनमें कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा होते हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। मैंने आपको लेक्चर में बताया था, आपने वर्ड आग से याद रखना है, AG आग। तो यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड नहीं है, एस्पार्टेट है, तो ठीक है एस्पार्टेट हो, एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड तो आप लगा सकते हैं क्योंकि इनमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। और अगर आपको पूछा जाए 2 अमाइनो ग्रुप किस में होते हैं तो वो ऑफ कोर्स बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। उसके लिए मैंने आपको कहा था एक्रोनिम हल्ला याद रखना है, हल्ला गुल्ला जैसे होता है हल्ला गुल्ला। तो HLA हिस्टीडीन लाइसिन और HLA आर्जिनिन, ठीक है, हल्ला गुल्ला। तो उनमें 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं। डैश MCQ नंबर 18 देखें, इंक्रीज प्लाज्मा डैश कोलेस्ट्रॉल टेंड टू प्रिवेंट एथरोस्क्लेरोसिस। मैंने आपको बताया था कि HDL को आपने गुड कोलेस्ट्रॉल याद रखना है और VLDL को बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर HDL आपके ब्लड में बढ़ भी रहा है प्लाज्मा में तो आपने परेशान नहीं होना। अगर आप किसी पेशेंट की रिपोर्ट चेक करें तो आपने परेशान नहीं होना, ये पॉजिटिव है, ये एथरोस्क्लेरोसिस से प्रिवेंट कर सकता है। मतलब HDL का बढ़ना कोई ख़तरा नहीं है, आप रिलैक्स रहें, कुछ नहीं होगा, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन अगर आपको ब्लड में VLDL या LDL दोनों में से कुछ बढ़ा हुआ दिखाई दे, बढ़ता जाए वो, तो फिर आप अलार्मिंग है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि जो HDL है ना ये हमारे जस्ट एथरोस्क्लेरोसिस से नहीं, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और कोरोनरी हार्ट डिजीज सबसे प्रिवेंट करता है। MCQ नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड कैन नॉट बी हाइड्रोजिनेटेड? तो हाइड्रोजिनेशन तो सिर्फ और सिर्फ आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की करते हैं। देखिए कॉमन सेंस है, जब सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें कहाँ से डालेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे उसके साथ आप हाइड्रोजिनेशन नहीं कर सकते आप। तो स्टेरिक एसिड 18 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसकी आप कभी भी हाइड्रोजिनेशन नहीं कर सकते। ऑलिक एसिड की कर सकते हैं, उसमें एक डबल बॉन्ड है, 18 कार्बन कंटेनिंग है। लिनोलिक एसिड की कर सकते हैं, 18 कार्बन कंटेनिंग, 2 डबल बॉन्ड। लिनोलेनिक एसिड की कर सकते हैं, 3 कार्बन कंटेनिंग है, 3 डबल बॉन्ड, सॉरी 18 कार्बन कंटेनिंग और 3 डबल बॉन्ड्स कंटेनिंग है। अरेकिडोनिक एसिड की कर सकते हैं, 20 कार्बन कंटेनिंग विद 4 डबल बॉन्ड्स है। तो इन सब की तो हो सकती है ना, इजीली हो जाएगी हाइड्रोजनेशन, खुशी खुशी कर लेंगे ये। लेकिन आप किस तरह करेंगे स्टेरिक एसिड की? MCQ नंबर 20 देखें, यूज्ड एज ऑस्मोटिक डायूरेटिक इन केस ऑफ सेरिब्रल एडिमा। तो जो मेनोज होती है आपके पास, इसमें क्वालिटी होती है कि ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक के तौर पे काम कर सकती है। अगर आपको एडिमा हो गया, स्पेशली सेरिब्रल एडिमा को फेस कर रहा है पेशेंट, तो ईजीली